स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल एमआर कोचिंग सेंटर में। अभी जो 3900 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को लेकर के बहुत सारी क्वारीज आ रही है। अभी हमें भी ज्ञात है और आपको भी ज्ञात है कि अभी तक पोस्ट नहीं आई है। उसको लेकर के ज़बरदस्त पत्राचार चल रहे हैं उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और निदेशालय के बीच में। किन प्रकार ने उन्होंने वैकेंसी को रोका हुआ है, लेकिन हमें लगता है आज न कल वो वैकेंसी निश्चित तौर पर पब्लिश होगी। यह एक ऐसी वैकेंसी है जिसका इंतज़ार वर्षों से विद्यार्थियों को रहा है, अप्लीकेंट्स को रहा है, और आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इतने सारे पोस्ट एक बार में बहुत मुश्किल से मिलता है। न भूत में ऐसा हुआ था, न भविष्य में ऐसी होने की संभावना है। जैसा कि आप जानते हैं या फिर हम आपको बता दें कि इसमें 2 तरह के सिलेबस होते हैं। इसमें एक पेपर जो होता है वह कंपलसरी होता है, जो निश्चित तौर पर आपको अपीयर होना है। दूसरा पेपर होता है वह आपके सब्जेक्ट से संबंधित होता है। जो जीके का प्रश्न होता है, जो सामान्य ज्ञान का प्रश्न होता है, उसमें 30 प्रश्न आते हैं, 2-2 मार्क्स के प्रश्न होते हैं। और आपके जो अपने सब्जेक्ट जिससे आप अप्लाई किए हो, जिससे आप नेट पीएचडी हो, उससे आपके 70 प्रश्न होते हैं। टोटल 200 नंबर के प्रश्न होते हैं। 30 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। ये सारी बातें आप जानते हैं या नहीं जानते हैं तो जान लें। जो आपका उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अभी तक जो परीक्षा संपन्न कराया है 46 और 47 में, उसमें जो सिलेबस रहा है जीके का और जो आपके सब्जेक्ट का, तो जीके का जो सब का जो सिलेबस है वो कंपलसरी है, सभी के लिए आवश्यक है। और यह एक बहुत ही मेन रोल प्ले करता है, यह बहुत ही लीड रोल प्ले करता है। इसमें जो अच्छा करता है, क्योंकि आप अपने सब्जेक्ट में तो अच्छे हो, क्योंकि आप उसमें डॉक्टरेट हो, आपने उसमें नेट क्वालिफाई किया है, आपने उसमें मास्टर डिग्री ली है, तो स्वाभाविक है कि आप उसमें अच्छे होंगे। लेकिन अगर आपका जीके का पार्ट थोड़ा भी गड़बड़ होता है तो आपके लिए सिलेक्शन सुनिश्चित होना मुश्किल हो जाता है। तो आप इस पार्ट पर निश्चित तौर पर ध्यान दें। मैंने कहा था कि हम इस बार अपने चैनल के माध्यम से कंपलसरी पेपर को निश्चित तौर पर सॉल्व कराएंगे। यह सभी के लिए है। हाँ, मेरी फोकस जो है जियोग्राफी सब्जेक्ट पर रहेगी, और भी सब्जेक्ट की अगर डिमांड होती है तो उस पर हम काम करने के लिए सोचेंगे। तो अभी हम जियोग्राफी पर कार्य कर रहे हैं और साथ ही साथ हम जीएस पे कार्य करते हैं, जीके पर कार्य कर रहे हैं, जो सभी के लिए है। तो यहाँ पर सारे विद्यार्थी, सारी एप्लीकेंट्स जो इस परीक्षा में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वह इसको ध्यान से देखें, सुने, लाभ उठाएं। सब चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और इसमें जो भी आपको मटेरियल चाहिए वो हमारे PDF में उपलब्ध है, उसको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना देरी किए हम आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ पर सिलेबस है आपका, जो सभी के लिए आवश्यक है, उसमें जो परीक्षा ये उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग कराता है वह 4 चरणों में कराता है। अभी तक 4 चरणों में कराया है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं भाइयों, और इसमें क्या होता है कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के होने की वजह से इसमें जो 4 चरण में कराई जाती है परीक्षा, सिलेबस तो एक ही होता है, हाँ, लेकिन प्रश्न आने के आयाम अलग अलग होते हैं। तो इसमें जो करेंट अफेयर्स जो आप देखें, इकाई 1 जो समसामयिक मुद्दे हैं, इसमें करेंट जो आपके नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स जो पेपर पत्रिकाओं में आपके छपते हैं उसको आप निश्चित तौर पर स्टडी कर लीजिएगा। कोई एक करेंट अफेयर्स की मैगजीन आप ले लीजिए, घटना चक्र ले लीजिए। उसमें जो ग्रेट पर्सनालिटीज़ हैं, स्पोर्ट्स के जो न्यूज़ हैं, जैसे कि मान लीजिए ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड हो, क्रिकेट से रिलेटेड हो, पोलो से रिलेटेड हो, गोल्फ से रिलेटेड हो, उसको आप निश्चित तौर पर देख लें। इसी के अतिरिक्त इसमें जो साइंस के क्षेत्र में जो नए नए रिसर्च होते रहते हैं उसको भी इसे करंट अफेयर्स में शामिल किया जाता है। इसके साथ जो दूसरी इकाई है शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति, जो टीचिंग एप्टीट्यूड से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी भूमिका ज़बरदस्त हो जाती है। और इसमें जो शिक्षण से या फिर रिसर्च शोध से, इसके बाद डेटा कलेक्शन यानी आंकड़ों से, इसके साथ साथ जो इंडियन हायर एजुकेशंस की जो गुणात्मक विकास में जो UGC की जो इम्पोर्टेंस है, जो भूमिका है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी तैयारी आपको निश्चित तौर पर करनी चाहिए, और इससे संबंधित जो भी बुक्स या मटेरियल्स होंगे वो हम आपको भविष्य में बताएंगे। साथ ही साथ सूचना एवं सूचना प्रौद्योगिकी यानी कंप्यूटर सेक्शन से, इंटरनेट, ईमेल से या फिर ब्राउजर्स वगैरह से भी निश्चित तौर पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके एनालिसिस अभी हम करके आपको बताएंगे। साथ ही साथ मानव एवं पर्यावरण से जो आपका इकोलॉजी और इन्वायरमेंट है, इससे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसको भी आप देख लीजिएगा, कौन कौन से जो सम्मेलन है पृथ्वी जो
जो आपका पृथ्वी सम्मेलन है या फिर जो आपका अंतर्राष्ट्रीय जो भी क्योटो सम्मेलन है या फिर जलवायु पर जो भी सम्मेलन है, इन सारे सम्मेलनों को भी आपको याद रखना होगा, यानी पर्यावरण से संबंधित तथ्यों पर आपको फोकस करना होगा। जो 5वां सेक्शन है, जो 5वीं इकाई है भारतीय इतिहास एवं भूगोल, तो इंडियन हिस्ट्री और ज्योग्राफी सदैव से ही यह एक आकर्षण के केंद्र रहे हैं जीके के मामले में। तो इसमें जो है आपको कल्चरल स्पेशलाइजेशन के साथ साथ नेशनल मूवमेंट, इसके साथ साथ जो आपको सोलर सिस्टम और इंडियन ज्योग्राफी के बारे में आपको सामान्य जानकारी रखनी होगी। इससे संबंधित तथ्य हम आपको अवगत कराएंगे। साथ ही साथ आपका जो इंडियन इकोनॉमी और इंडियन पॉलिटी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी रिलेटेड प्रश्न आपको निश्चित तौर पर पूछे जाते रहे हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो 46 वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर की जो परीक्षा संपन्न हुई थी, उसमें प्रथम चरण से संबंधित प्रश्नों को लेकर हम यहाँ उपस्थित हैं। इसमें जो प्रश्न पूछे गए थे वो करेंट अफेयर्स से करीब 7 प्रश्न पूछे गए थे। जब जो अभी हमने आपको बताया कि यूनिट 1 से यानी इकाई 1 से 7 प्रश्न पूछे गए थे करंट अफेयर्स से। साथ ही साथ टीचिंग एप्टीट्यूड से करीब 5 प्रश्न पूछे गए थे और कंप्यूटर सेक्शन से या जो आपकी सूचना प्रौद्योगिकी जो आईटी है, इससे करीब 5 प्रश्न पूछे गए थे। और अभी मैंने बताया कि मानव और पर्यावरण से जो इकोलॉजी और ह्यूमन इकोलॉजी है, इससे 2 प्रश्न पूछे गए थे। इंडियन हिस्ट्री और ज्योग्राफी से 7 प्रश्न पूछे गए थे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस और इकोनॉमी से करीब 4 प्रश्न पूछे गए थे। टोटल 30 प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों। तो इसकी तैयारी आप निश्चित तौर पर कर लीजिएगा। अभी जो प्रश्न पत्र यहाँ रहा है, प्रथम चरण का प्रश्न पत्र जो रहा है, उसमें जो 30 प्रश्न आए थे उसको हम आज अभी आपको सॉल्व करा दे रहे हैं और उसकी आइडिया दे दे रहे हैं। यह प्रश्न पत्र जो है यह 7 दिसंबर 2014 को यह परीक्षा संपन्न हुई थी 46 एडवर्टाइजमेंट नंबर की, और यह फर्स्ट फेज की परीक्षा थी, पहला पेपर था। इसके साथ 3 पेपर और हुए थे जो डिफरेंट टाइम में हुए थे, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है इसका कि मैंने बताया था कि यूजीसी सेक्शन से टीचिंग एप्टीट्यूड में जो सेक्शन है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पर कह रहा है किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यह एक बड़ा ही सुंदर सा प्रश्न है, निश्चित तौर पर कई बार आ चुका है। इसका जो सही जवाब है वह है 1956 ईस्वी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है उसको भी आप याद कर लीजिएगा। तो यह जो है पहला का आपका जो सही आंसर है वह है 1956, यानी कि ए सही जवाब है। दूसरा प्रश्न कर रहा है कि भारत का पहला शैक्षिक संस्थान जिसके पास सुपर कंप्यूटर है। अब देखिए यहाँ पर पहला शैक्षिक संस्थान जिसके पास सुपर कंप्यूटर है वह IIT कानपुर है, इसके ऑप्शन के अनुसार, यानी कि आपका सी जो है सही जवाब है। इसको आप निश्चित तौर पर देख लेंगे। तीसरा सवाल प्रश्न है आपका कि नया सॉफ्टवेयर संदेश पाठक विकसित किया गया है। तो ये देखिए सारे करंट अफेयर्स और कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न है। हो सकता है इसका ट्रेंड बदल जाए, लेकिन आपको इससे संबंधित चीज़ों को याद रखना होगा। जो प्रश्न का पैटर्न है उसका सही जवाब है वो क्या है, तो संदेश पाठक जो है यह किसानों के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया था, इसको आप ध्यान में रखेंगे। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित कंप्यूटर भाषाओं में कौन सी भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धि हेतु प्रयुक्त की जाती है। इसका सही जवाब है प्रोलोग। कंप्यूटर भाषाओं में प्रोलोग भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रयुक्त की जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्लास क्या है, व्हाट इज क्लास। तो क्लास इज नोन एज कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल्स, यानी इसका जो सही जवाब है वह बी है। विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन के लिए क्लास का उपयोग किया जाता है, यह टर्म यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, जो है सॉफ्टवेयर है। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। इसमें जो है वो मिलाने के लिए दिया हुआ है। इसमें जो आप जो इनपुट डिवाइस जो आप यहाँ मिला करके देखेंगे उसमें जो सही आंसर है वह इनपुट डिवाइस प्रिंटर, MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर का मस्तिष्क सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और कंप्यूटर का जन्म चार्ल्स बैबेज है। जो इस सेक्शंस में मिलता नहीं है, हो सकता है यह प्रश्न आयोग ने सही ढंग से नहीं दिया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि इसमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो हम आपको बता दें कि जो यहाँ पर ओजोन होल दिया हुआ है वह जो है अंटार्कटिका पर शो करता है और सारे सही हैं। इस तरह से आपका डी जो है वह सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जो मैंने बताया ह्यूमन इकोलॉजी से, जो ह्यूमन एनवायरनमेंट से है। तो जैव पारिस्थितिकी सबसे समृद्ध है, तो जैव पारिस्थितिकी सबसे समृद्ध कहाँ पे है। इस प्रश्न का आंसर आप देखें। जो जैव पारिस्थितिकी सबसे ज़्यादा समृद्ध होगी वह होगी इक्वेटोरियल जोन में, यानी कि जो
है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, जो 0 डिग्री से 10 डिग्री ऊपर और 0 डिग्री से 10 डिग्री नीचे, क्योंकि वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, घने जंगल हैं, इसकी वजह से वहाँ पर जो है बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जो कि जिसका विस्तार अमेजन, कांगो और इंडोनेशियाई आइलैंड्स में है। आगे बढ़ते हैं। यह उस समय के हिसाब से जो प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2005-2014 के दशक को क्या घोषित किया हुआ है? तो यहाँ पर बता दें कि सतत यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हेतु जो है एजुकेशनल डिकेड्स के रूप में घोषित किया हुआ था, यानी यह आपका यह एस जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क स्थित है। तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो है, जिसको कि GHNP हम बोलते हैं, यह जो है यह कुल्लू रीजन में हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है वह आपका जियोग्राफी और इकोलॉजी दोनों से रिलेटेड हो सकता है। इसमें जो है कह रहा है कि सही कोड का आप चयन करें, तो इसमें ए जो है वह सही जवाब है। गौरा देवी जो है चिपको आंदोलन से रिलेटेड थी, जबकि पारिस्थितिकी जो है वह का जो टर्म है पारिस्थितिकी तंत्र यहाँ पर होना चाहिए था। पारिस्थितिकी जो है वह नोटिफाइड किया गया था किसके द्वारा? पारिस्थितिकी किया गया था अर्नेस्ट हैकल के द्वारा, जबकि पारिस्थितिकी तंत्र जो है 1935 में इंट्रोड्यूस किया गया था A.G. टाउन्सले के द्वारा, जबकि यहाँ A.G. टाउन्सले दिया है, जबकि प्रश्न में पारिस्थितिकी दिया हुआ, लेकिन जो सही जो दिया हुआ उसके हिसाब से आपको आंसर लगाना है। तो पारिस्थितिकी A.G. टाउन्सले दिया, जबकि पारिस्थितिकी तंत्र होना चाहिए था। बहरहाल इस जो मिलान के हिसाब से आपका सही होगा आंसर। तीसरा कह रहा है ग्लेशियोलॉजी जो है आपका, उसका सही जवाब है ग्लेशियर। और पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं, जैसे एनवायरमेंटल डे जो 5 जून को मनाया जाता है। इन सबको आप याद कर लीजिएगा, इस तरह के प्रश्न आते रहे हैं। अगला प्रश्न जो है अंग्रेजों द्वारा, यह इतिहास से रिलेटेड प्रश्न है कि या फिर नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड प्रश्न भी आप कर सकते हैं। अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। तो आपको बता दें कि अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया था 1911 में, जब दिल्ली जो है 11-12 में कहते हैं, जब दिल्ली से कलकत्ता से राजधानी जो है हस्तांतरित हुई थी। और यहाँ पर उस समय जो है सम्राट के लिए दरबार लगा था। उस समय जो है जॉर्ज पंचम के आगमन पर दिल्ली को जो है राजधानी के रूप में स्वीकार किया गया था 1911 में, जो आपका ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा काल भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है? सल्तनत काल यानी कि मुस्लिम्स का जो उसमें शासन रहा है। तो आपको बता दें कि यह जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब गुलाम वंश की स्थापना करी थी 1206 में, उसके बाद जो है लोधी डायनेस्टी तक जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था। उसके बाद लोधी डायनेस्टी समाप्त हो गई थी और मुगल वंश की स्थापना हुई थी। तो आप कह सकते हैं कि जो है आपका 1206 से लेकर के 1526 तक। हाँ तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक शहर कर्क रेखा की एकदम समीप है? ये चारों जो है कर्क रेखा के, इन चारों शहरों में से कौन कर्क रेखा के एकदम समीप है? जो 23.5 डिग्री से कर्क रेखा गुजरती है, जो 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसमें जो है ये सबसे नज़दीक जो ऑप्शन दिया हुआ है तो रांची है, भी कर्क रेखा के सबसे समीप स्थित है। लेकिन जो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी कोलकाता जो है इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है? तो भागीरथी नदी पर दोस्तों जो है भाखड़ा नंगल सतलज पे है। और यहाँ पर आपको पूछ रहा है भागीरथी, तो भागीरथी जो है वह टिहरी नदी पर, टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर बनाया गया है, जो इस समय भारत का सबसे ऊंचे बांध के रूप में जाना जाता है। दोस्तों यह वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो यह 30 प्रश्नों का वीडियो है। मैं 15 प्रश्नों के साथ यहाँ पर ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आगे जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें हम रेस्ट प्रश्न को शामिल करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक